गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जल्दी से आ जाओ और सबसे पहले एक काम कर दो, सारे लोग पहले इस चैनल को शेयर कर दो, इस वीडियो को शेयर कर दो और हर एक लोग लाइक कर दो। जल्दी से ये काम कर दो, सारे जितने लोग भी दोस्त लोग हो सब लोग जुड़ जाओ। और आप सबका स्वागत है, मनीषा, खुशबू, आयुषी, मुस्कान, क्या लिखा है, पूर्णिमा। ओके, आप सबका स्वागत है। जल्दी से आ जाइए और क्लास शुरू करते हैं। और भाई साहब पहले बता दे रहा हूं, 10th टॉपिक की आज ये फर्स्ट क्लास रखी है। लास्ट क्लास हम लोग ने रखी थी, थोड़ा सा वो वीडियो प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से चीजें हो नहीं पाई। लेकिन आज मैं फिर से आपको सारी चीजें समझाऊंगा और हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से। ये मेरा आप सबसे वादा है कि भाई आपको जरा भी फील नहीं होगा कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपका हर एक डाउट, हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट, सारा का सारा मैं यहां पे क्लियर करूंगा विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विद बहुत सारे बुक्स के क्वेश्चंस के साथ। ये बात याद रखना, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून गौरव भाई, कैसे हो आप लोग? जल्दी से बताओ। उन्नति, गुड आफ्टरनून, आप लोग कैसे हो? जल्दी से आ जाओ, सब लोग जुड़ जाओ भाई। और हाँ, जो भी आप लोग अपना फ्रेंड सर्कल है उनमें शेयर कर दो भाई। आप लोग का जो भी ग्रुप है अपना आप लोग में शेयर करो और चीजों को जल्दी से जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ो। और फिर शुरू करते हैं पढ़ाई। फिर से बताएं सर? हाँ, मैं फिर से बताऊंगा, इसीलिए तो देखो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो सारा एज इट इज मैंने रखा हुआ है। फिर से बताऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए सर, बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया मनीषा जी, अच्छा है, आप अच्छा हो। और हाँ भाई देखो, अब क्लासेस चल नहीं रही हैं ऑफलाइन, तो उसके लिए बिल्कुल आप लोग से सॉरी चाहते हैं। देखो एक बात बताओ, कोरोना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप सबको पता है, लेकिन हाँ आप लोगों की पढ़ाई मिस नहीं होगी, ये हमारे कोचिंग का वादा है, ठीक है। ये हमारा वादा है कि आपकी पढ़ाई जरा भी मिस नहीं होगी। बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, अरे वाह, धन्यवाद अभिनव जी। मुझे भी आपके बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, लेकिन कोई नहीं, अब हम लोग मिलेंगे, हर रोज मिलेंगे, हर वक्त मिलेंगे। लेकिन जल्दी से सब लोग पहले इस सेशन को आप लोग लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जो भी आप लोग के कलीग्स हैं, जो भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं, उनमें जल्दी से आप लोग वीडियो शेयर करो और जल्दी से जुड़ो, लोग जुड़ो, ठीक है। फिर क्लास शुरू करते हैं। आई एम अंकित, गुड आफ्टरनून अंकित। स्मृति जी गुड आफ्टरनून। चलिए, और हाँ, पढ़ाई जरूर करना। देखो मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग को अप्रैल मई जून में आप लोग का एग्जाम होने वाला है CGL का। तो भाई इतनी मेहनत कर लो, अभी से मेहनत कर लो कि ताकि उस टाइम तक आप एकदम वेल प्रिपेयर्ड हो जाओ। आपका जो भी डाउट होगा वो हम लोग क्लियर करेंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, हर एक तरीके से क्लियर करेंगे। डाउट आपके पास कोई भी नहीं बचेगा, ये हम लोग का वादा है। लेकिन बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो क्लास शुरू करें, अब जल्दी से बताइए, अब क्लास शुरू करें। सब लोग जुड़ गए हो? चले। और हाँ, जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत आप लोग पॉइंट आउट करिएगा, सर ये एक बार फिर से समझाइए। आपके सर यहाँ पे अवेलेबल है, आपको हर चीज समझाएंगे, फिर से समझाएंगे, एक नहीं 4 बार समझाएंगे। लेकिन बस आप लोग का साथ चाहिए, थोड़ा सा आप लोग भी साथ दीजिएगा हमेशा, ठीक है। चलो गौरव भाई कैसे हो? मनीषा जी, यस सर, वेरी गुड मनीषा जी। चलिए तो फिर हम लोग क्लास अपनी शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और जान जाओ, ये जो टेंस है ये इंग्लिश का समझ लो बैकबोन है। अगर आपको इंग्लिश समझना है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, अच्छे से करना है क्लियर, तो याद रखना ये टेंस टॉपिक बैकबोन होता है। टेंस नहीं समझोगे ना तो बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम होगी, आपके वर्ब में प्रॉब्लम होगी, आपका वॉइस में प्रॉब्लम होगी, नरेशन में प्रॉब्लम होगी। मैं हर एक चीज शुरू कर सकता था, लेकिन नरेशन हम लोग ने इसलिए वॉइस नरेशन इसलिए बाद में रखा कि पहले एक बार टेंस समझ ले, टेंस का स्ट्रक्चर समझ ले, हर एक चीज समझ ले, उसके बाद हम लोग वो चीजें करेंगे, ठीक है। तो आइए अब क्लास शुरू कर लेते हैं। चलो भाई देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सर टेंस होता क्या है। टेंस एक्चुअली में एक कॉम्बिनेशन होता है टाइम, समय का, और एक्शन, यानी कि जो आप कार्य कर रहे हो उस चीज का, ये कॉम्बिनेशन होता है हमारा टेंस, ठीक। चलो अब देखो, इसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर जो टेंस है वो आपका किस पे डिपेंडेंट करता है। तो टेंस हमारा एक टाइम पे डिपेंड करता है, दूसरा हमारा एक्शन पे डिपेंड करता है। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था। टाइम और एक्शन को जोड़ा गया तभी हमारा बना ये टेंस, ठीक है। असल में क्या होता है, टाइम प्लस सेंस इज इक्वल टू टेंस, और सेंस का मतलब क्या, एक्शन वाला सेंस। अब फिर हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि सर टाइम हमारे पास 3 टाइम होते हैं। एक प्रेजेंट का टाइम जो अभी चल रहा है, एक पास्ट का टाइम। पास्ट का टाइम क्या होता है सर? पास्ट का टाइम वह समय होता है जो थोड़ी देर पहले ही बीत चुका या काफी देर पहले बीत चुका, उस टाइम को हम लोग कहते हैं पास्ट का टाइम। और एक फ्यूचर का टाइम, यानी कि जो आने वाला है। पहली बात सर, ये फ्यूचर का जो टाइम होता है ना, ये टोटली अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होता है। ये कोई निर्धारित फिक्स नहीं होता है कि भाई फ्यूचर में यही होना है। बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग ये फिक्स कर सकते हैं, लेकिन कभी भी करेंगे नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर में क्या हो क्या कोई नहीं जानता। आप खुद देखो, हम लोग कहाँ पे पहले आमने सामने बैठ के बातें करके गॉसिप करके हम लोग पढ़ाई करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि मैं यहीं पे हूँ, आप लोग अपने घर पे आराम से बैठ के पढ़ रहे हो। आप लोग के जोक्स, आप लोग की हंसी, सारी चीजें मिस कर रहे हैं भाई हम लोग।
तो अब कोई नहीं, फिलहाल पढ़ लेते हैं। तो हमने देखा एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सर ये क्या क्या है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बात करते हैं एक्शन की। भाई देखो, एक्शन कितने प्रकार से हो सकते हैं। एक्शन कार्य होना, एक्शन का मतलब कार्य होना, ये हमारे टोटल 4 प्रकार के हो सकते हैं। क्या, कौन कौन से? देखो, पहला एक्शन मैंने बताया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब जो अभी चल रहा है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, आप फोन देख रहे हो, तो ये प्रोसेस चल रहा है ना, ये प्रोसेस आपका चल रहा है। संदीप केशरी, थैंक यू सर, वेलकम संदीप भाई। तो ये प्रोसेस आपका चल रहा है, तो इसी को मैंने कह दिया ऑन गोइंग प्रोसेस। अच्छा बच्चे, एक बात बताना, ये जो प्रोसेस अभी चल रहा है, ये जो कार्य अभी चल रहा है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, कोई बच्चा लिख रहा है, ये सारी चीजें, ये अभी चल रहा है, क्या ये हमेशा चलता रहेगा? तो आपका जवाब है नहीं सर, ये तो टेम्परेरी एक्शन है, ये हमेशा कैसे चलेगा? मैं कॉन्टिन्यूअसली नहीं पढ़ा सकता, आप कॉन्टिन्यूअसली नहीं पढ़ सकते हो, तो इसलिए कहीं ना कहीं जाके आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये एक टेम्परेरी एक्शन है, इसीलिए मैंने कहा कंटिन्यूअस को एक टेम्परेरी एक्शन है। ठीक है, और टेम्परेरी का टेम्परेरी है, तो ये चीज हो गया टेम्परेरी एक्शन। ठीक है, तो ये हो गया कंटिन्यूअस। तो एक ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा है, उसको हम लोग ने कह दिया कंटिन्यूअस एक्शन। बिल्कुल संदीप, पहचान रहे भाई, फोटो दिख रही है। चलो नेक्स्ट देखो, परफेक्ट। भाई हम अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमारा पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगा, हमारा टाइमिंग खत्म हो जाएगा, तो ये एक्शन क्या हुआ सर? ये एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, पढ़ाने का कार्य हमारा कंप्लीट हो गया, आपका पढ़ने का कार्य जो आप फोन से पढ़ रहे हो वो भी कंप्लीट हो गया। तो भाई जब एक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम एक टेंस में रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट। तो ये वही परफेक्ट है, और मैंने लिख भी दिया नीचे कंप्लीट। तो एक एक्शन होता है कंटिन्यूअस जो ऑन गोइंग होता है, एक एक्शन होता है परफेक्ट जो कि कंप्लीट हो जाता है, एक एक्शन होता है सर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब भैया ये तो संधि विच्छेद करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। एक है परफेक्ट और एक है कंटिन्यूअस। परफेक्ट का मतलब कुछ कार्य हमारा कंप्लीट हो गया और कुछ कार्य हमारा अभी भी चल रहा है। तो भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब आधा पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, आधा क्या कुछ भी पार्ट मान लो, कुछ भी पार्ट कंप्लीट हो गया, बाकी का पार्ट अभी क्या हो रहा है? ऑन गोइंग हो रहा है। तो ये होता है 3, मैंने एक बताया कंटिन्यूअस, एक बताया परफेक्ट, एक बताया परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब जो भी चल रहा है, परफेक्ट मतलब जो हो चुका। मान लो मैं घर से निकला, घर से निकल के मैं कोचिंग आ रहा था, तो भाई मेरे आने का कार्य तो हो गया ना, तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव रीच्ड एट कोचिंग सेंटर। आई हैव रीच्ड एट कोचिंग सेंटर। समझ में आया बात? तो भाई रीच, आई हैव रीच्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये परफेक्ट मतलब कार्य हो गया। ठीक, परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने आपको बोला कि भाई मेरा एक काम कर दो, कुछ मैं आपको दूंगा डॉक्यूमेंट्स और उस पर आपको साइन करना है। मैंने आपको 100 पेजेस दिए, 100 पेजेस पे आपका साइन। भाई देखो, कल को तुम इंस्पेक्टर बनने वाले हो, सीजीएल क्रैक करने वाले हो, तो साइन वाइन तो लेके रखूंगा ना मैं भी, कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, इतने अच्छे टॉप कर रहे हो आप लोग, तो भाई इतना करना है मेहनत। पहले बात बता दे रहा हूँ, ये मेहनत जरूर करना आपको। तो आपको मैंने बोला कि साइन करके मुझे सारे शीट्स दे दो, तो आप लोग ने क्या किया? साइन करते गए करते गए। आधे घंटे बाद में फिर से आपके पास पहुंचा, आपसे मैंने पूछा कि भैया हो गया कि नहीं साइन? तो आपने बोला कि सर थोड़ा सा हो गया है, अभी थोड़ा सा बाकी है। तो भाई आधा कार्य हो गया और आधा बाकी है, तो भाई आधा हो गया तो मतलब परफेक्ट, और आधा चल रहा है तो मतलब कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 3 एक्शन मैंने आपको रिप्रेजेंट कराया। अब आ जाते हैं फोर्थ और लास्ट पे, जिसको हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट। आप अगर मेरे साथ पढ़े थे तो आपको मैंने बताया था कि एक होता है डेफिनिट। डेफिनिट मतलब होता है जो फिक्स होता है, मैंने नाउन में आप लोगों को बताया था। एक होता है डेफिनिट, डेफिनिट मतलब जो फिक्स होता है, और एक होता है इनडेफिनिट जो फिक्स नहीं है। जाहिर सी बात है, एक फिक्स और एक नॉट फिक्स। तो भाई ये वही है इनडेफिनिट। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ये एम क्या है सर? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये मेन वर्ब है बच्चे। एम के बाद अगर V1 प्लस आईएनजी मौजूद होता तो V1 प्लस आईएनजी मेन वर्ब होता और एम हेल्पिंग वर्ब होता, लेकिन यहां पे ये है नहीं, तो आई एम अ टीचर, इसका मतलब ये क्या है? मेन वर्ब है। अब ये आई एम अ टीचर, या फिर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश। मैंने एक सेंटेंस और बोला आपके सामने, आई टीच इंग्लिश। क्या हो गया? आप लोग मुंह क्यों बना रहे हो? अभिनव, संदीप, क्या हो गया? वाई यू आर क्राइंग? तो ये भाई बताना जरा, मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश। तो ये क्या किसी मैं फिक्स समय पे पढ़ाता हूं, किसी मैं डेफिनेट टाइम पे पढ़ाता हूं? नहीं, जब मेरे को बुलाया जाता है, जब मेरा मन करता है, मैं तब पढ़ाता हूं। तो ये एक इनडेफिनेट समय पे पढ़ाना हुआ ना। अच्छा,
तो हाँ, ये एक इंडेफिनिट समय पे पढ़ाना हुआ ना, तो इंडेफिनिट पे कोई भी एक्शन अगर इंडेफिनिट हो, कोई भी एक्शन इंडेफिनिट टाइम पे हो, उसका कोई फिक्स नहीं है, तो उस एक्शंस को हम लोग रख देते हैं किसमें, इंडेफिनिट टेंस में। क्या यहां तक की बात समझ में आई? देखो भाई, एक्शन को 4 तरीके से मैंने बताया, एक जो चल रहा है, एक जो खत्म हो गया, एक जो चल रहा है मतलब कुछ पार्ट खत्म हो गया, कुछ पार्ट चल रहा है, और एक एक्शन ऐसा जो किसी फिक्स समय पे नहीं है। क्या यहां तक की बात समझ में आई? वो फिक्स समय नहीं है, इसका मतलब ये कि वो कभी भी हो जाता है, वो हमेशा होता है, वो कभी, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, वो कभी भी हो जाता है। इनडेफिनिट, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, तो ये चीज क्या है, इनडेफिनिट है। ठीक है, राम टीचर्स इंग्लिश, तो भाई ये पढ़ाने का कार्य उसका क्या है, किसी भी समय वो कर लेता है। क्या यहां तक की बात मेरी समझ में आ गई? अभिनव क्या कह रहे हो? सर मेरा क्लियर है। खुशी है? अच्छा खुशी है। मनीषा क्लियर है सर जी, वेरी गुड। चलो, तो यहां तक की बात समझ में आई, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन ये चीजें, हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब पॉइंट्स मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। आज सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, ये मेरा वादा है बच्चे। अगर आज की क्लास अगर आप लोग नहीं किए ना, तो आगे के पूरे टेंस, वॉइस, नरेशन, हर जगह प्रॉब्लम होगी, ये मैं सच बता रहा हूं। क्योंकि भाई टेंस का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखोगे ना, तो बहुत सारे जो चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम होनी है, ये बात जान जाइए। हाँ, चलने वाला था संदीप, नहीं चला, कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं यार, देखो आ गया संदीप, यहाँ पे मैं सबके साथ आ गया हूँ, आप सबके साथ आ गया हूँ, है ना। चलो कोई नहीं यार, छोड़ो, मिल लेना तुम संदीप, ठीक है। तुम आ जाओ ना, ऑफलाइन पे आ जाना, मैं वहां पे दुर्गा कुंड पे आ जाना, मैं मिल लूंगा तुमसे, ओके। चल, तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या बताया था? फिर मैंने बताया था कि सर ये जो एक्शन होता है ना, ये एक्शन बताने का कौन करता है, ये एक्शन बताने का कार्य कौन करता है? तो मैंने आपको ये बताया कि सर एक्शन बताने का कार्य हमेशा क्रिया करती है, वर्ब करता है। वर्ब बताता है कि एक्शन हो रहा है, वर्ब बताता है कि एक्शन हो चुका, वर्ब बताता है कि एक्शन होने वाला है। तो ये एक्शन कौन बताता है? सर ये वर्ब बताता है। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया इस एक्शन के बारे में, वर्ब। तो भाई एक्शन जो होता है वो वर्ब डिसाइड करता है कि एक्शन क्या होगा। जैसे वर्ब्स के जो हम लोग फॉर्म्स होते हैं ना, वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं वही निर्धारित करते हैं कि एक्शन हमारा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा। ठीक है, अब यही देखो, वर्ब के फॉर्म्स को ही हम लोग को समझना है। आप लोग ने वर्ब में भी पढ़ा होगा, और यहां पे भी एक बार समझ लो कि वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब, कोई भी वर्ब हो, दुनिया का कोई भी वर्ब हो, उसके 5 फॉर्म्स होते हैं। उन पांचों फॉर्म्स को समझिएगा, ठीक है। वीडियो साफ नहीं आ रहा है, एक बार मनीषा जी एक बार आप देखो, मैं भी यहाँ पे प्ले किया हूं। आप लोग अपना पिक्सल थोड़ा बढ़ा लो, या तो दूसरी चीज आप लोग एक काम ये कर सकते हो कि अपना पता मतलब वो बंद करके फिर से एक बार प्ले कर लो, तो अब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो वर्ब की अगर मैं फॉर्म्स की बात करूं, तो वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं, हम सबको पता है। पहला होता है V1 फॉर्म, दूसरा होता है V1 प्लस SEIS फॉर्म, तीसरा होता है आपका V2 फॉर्म, चौथा होता है आपका V3 फॉर्म, और पांचवा होता है आपका V4 फॉर्म, या फिर V1 प्लस ING फॉर्म। ठीक है, ये टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक, अब V1 को ही हम लोग बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। V1 को ही हम लोग क्या कहते हैं सर? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। सर V1 के साथ लगता क्या है? देखो भाई, V1 के साथ हमेशा प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? V1 लगता है। अगर V1 प्लस SEIS की बात करें, यानी वर्ब के साथ SEIS लग जाए, तो वो किसके साथ लगता है सर? वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में ही लगता है। प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा सर? V1 लगेगा। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? V1 प्लस SEIS लगेगा। जैसे मैंने बोला राम, राम, तो राम के साथ में गो लिखूं या गोज लिखूं, तो आप बोलोगे सर राम के साथ तो गोज आएगा। लेकिन अगर मैं कहूं दे, तो दे के साथ में गो लिखूं या गोज लिखूं, तो अब की बार आप बोलोगे सर दे के साथ तो भैया आपका गो ही लगेगा, है या नहीं? तो वही मैंने आपको बताया कि अगर V1 है, अगर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। ठीक, उसके बाद जब हम आए थर्ड फॉर्म पे, यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म, वर्ब का एक्चुअली में सेकंड फॉर्म है वो। ठीक, तो वो किसके साथ लगता है? तो भाई आपको पता है वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा ही हमेशा पास्ट टेंस के साथ लगता है। पास्ट टेंस हमेशा शो करता है कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो भाई V2 अगर कहीं दिख जाए, तो सेंटेंस हमेशा आपका किसमें होगा? पास्ट टेंस में होगा। ये बात याद रखिएगा, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट में हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो। धीरे धीरे मैं समझाऊंगा कि कहां पे है कहां नहीं है, ठीक है। तो V2 मतलब पास्ट, V1 प्लस SEIS मतलब प्रेजेंट,
V3। सर V3 कब आता है? तो याद रखना सर, V3 हमेशा परफेक्ट टेंस में आता है। अगर टेंस को परफेक्ट करना हो तो V3 का यूज करते हैं, जो अभी हम लोग ने पीछे परफेक्ट देखा था, ठीक है। तो V3 मतलब परफेक्ट, और V4 या फिर V1 प्लस आईएनजी, V4 या फिर V1 प्लस आईएनजी मतलब कि सेंटेंस कंटिन्यूअस, V1 प्लस आईएनजी मतलब कि कंटिन्यूअस एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, ठीक है। तो हमने ये समझा कि सर वर्ब के होते हैं 5 फॉर्म, V1 और V1 प्लस SAIS, ये दो कहां आते हैं? प्रेजेंट टेंस में। V2 कहां आता है? सर ये पास्ट टेंस में आता है। V3 कहां आता है? सर ये परफेक्ट में आता है। और V4 या फिर V1 प्लस आईएनजी कहां आता है? ये कंटिन्यूअस में आता है। इतनी बात बस दिमाग में रख लो, और कुछ भी नहीं है, बाकी का पूरा टेंस क्लियर करवा दूंगा, बस इतनी बात समझ लेना। फिर से एक बार बोल देता हूं भाई, ठीक है। अच्छा, तो फिर से एक बार बोल देता हूं, प्रेजेंट मतलब क्या? V1 या फिर V1 प्लस SAIS, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस SAIS। V2 कहां आएगा? सर पास्ट टेंस में आएगा। V3 कहां आएगा? सर परफेक्ट में आएगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट। और V4 या फिर V1 प्लस आईएनजी कहां आएगा? सर कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो इतनी बात हम लोग ने समझा था। फिर मैंने कुछ वर्ब्स के एग्जांपल लिए थे, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया गो। गो का बेस फॉर्म क्या है, या फिर गो का V1 फॉर्म क्या है? तो याद रखना वो तो गो ही होता है, गो का V1 तो गो ही होगा। लेकिन गो का V1 प्लस SAIS क्या होता है? सर गोज हो जाएगा, गोज, राम गोज। और V1 प्लस SAIS कहां लगता है? प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक। गो का V2 फॉर्म क्या होता है? सर गो का V2 होता है वेंट, गो वेंट, ठीक। और अगर V3 की बात करें तो सर वो तो गॉन होता है, हम सबको पता है, गो वेंट गॉन। और V1 प्लस आईएनजी गोइंग हो जाता है, ठीक है। इतनी बात आप सबको पता है भाई, बिल्कुल मैं जानता हूं आप सबको पता है यहां तक, लेकिन मुझे ये समझाना था। ये 3 फॉर्म्स अगर आप समझ लो, ये 3 फॉर्म्स को अपने माइंड में रट लो, रट लो, कह लो रट लो, दिमाग में डाल लो, ठीक है। देखो, एक वर्ब होता है बी, बीई, सिंपल सा एक वर्ब है बी। बी का बेस फॉर्म, बी का बेस फॉर्म क्या होता है? सर बी होता है, याद रखना। बी का बेस फॉर्म क्या होता है? तो बी का बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बी ही होता है, बी ही होता है, ठीक है, बेस फॉर्म, ठीक है। अब इसके हम आते हैं सर V1 फॉर्म पे। तो भाई V1 क्या होता है? सर V1 होता है M और R, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। M किसके साथ लगता है? M तो सर I के साथ लगता है, लेकिन R किसके साथ? सर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में V5 होता है। देखो संदीप, कई लोग उसको V5 बोल देते हैं, जैसे ये V4 मैंने बोला, कई लोग इसको V5 भी बोल देते हैं। तो इससे मत घबराओ, आपका क्या होता है ये बस जान जाओ। V1, V1 प्लस SAIS, V2, V3 और V4, V4 की जगह V5 भी कई लोग बोल देते हैं। कई लोग इसको ही V2 बोलते हैं, कई लोग इसको V4 भी बोल देते हैं। तो ये चीजें मत रखो ध्यान में, बस इतना ध्यान रखिए कि कैसे होते हैं वर्ब। एक वर्ब ऐसा होता है जो इसका खाली बेस फॉर्म होता है, यानी कि V1 फॉर्म। एक वर्ब ऐसा होता है जिसका V1 के साथ S या ES लग जाता है, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। एक V2 होता है, एक V3 होता है, और एक V1 प्लस ING फॉर्म होता है। टोटल ये 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, ठीक है। चलो, अब मैंने यही बताने की कोशिश कर रहा था कि सर बी एक वर्ब होता है जिसका बेस फॉर्म बीई होता है। ये देखो बेस फॉर्म लिखा है गो, ये बेस फॉर्म लिखा है बीई। लेकिन इसके अगर हम V1 की बात करें तो इसका V1 होता है M और R। M किसके साथ लगता है? I के साथ। R किसके साथ लगता है? सर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे मैंने बोला यू आर ए स्टूडेंट, भाई मैं तुमको बोल रहा हूं, अरे हाँ भाई तुम्ही को बोल रहा हूं, यू आर ए स्टूडेंट। तो भाई ये R कहां लगा? सर U के साथ लगा। U यहां एक है कि ज्यादा? तो मैंने आप सबकी बात की, इसका मतलब ज्यादा है। तो यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स। तो भाई ये R कहां लगा? प्रेजेंट टेंस में V1 यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मैंने लिखा इज, मैंने बोला ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, भाई ही के साथ इज लगाया ना, तो B का V1 प्लस S या ES, देखो भाई S यहां पे भी है, 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 S यहां पे भी है। तो S या ES फॉर्म में S जरूर आएगा। और इज कहां लगता है? सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, हम सबको पता है ना। तो ये हो जाएगा इज। तो B का अगर मैं V1 फॉर्म बोलूं तो M और R और B भी हो जाता है, इसका B भी एक V1 फॉर्म है। और B का V1 प्लस SEIS फॉर्म क्या होता है? इज होता है। B का V2 फॉर्म क्या होता है? सर वॉज होता है, वर होता है। वॉज किसके साथ आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? वर लगता है। आप सबको पता है ये बात। आ जाओ थर्ड फॉर्म पे। बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन, और बी का V1 प्लस ING फॉर्म क्या हो जाता है? बीइंग हो जाता है। और
जब आप वॉइस में देखोगे ना तो यही बीन और यही बिंग दिखाई देता है सबसे ज्यादा वॉइस जब चेंज करते हो। इसीलिए मैं बोल रहा था पहले टेंस पढ़ लो फिर वॉइस और नरेशन पढ़ना, बहुत इजी हो जाएगा। तो ये बात याद रखना कि बी का फॉर्म क्या होता है। बी का V1 फॉर्म बी एम आर, बी का V1 प्लस SAIS इज हो जाता है। बी का V2 क्या हो जाता है, वॉज और वर। बी का V3 क्या हो जाता है, बीन हो जाता है। और बी का ING फॉर्म बिंग हो जाता है। इसी तरीके से डू होता है। डू मतलब डू के बहुत सारे डू के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक डू मतलब करना भी होता है और एक डू हम नॉर्मल एज इट इज भी यूज करते हैं। तो भाई डू का V1 फॉर्म क्या होता है सर, डू होता है। V1 को ही हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं। V1 को ही हम लोग बेस फॉर्म भी कहते हैं, तो डू होता है। डू का V1 प्लस SAIS डज हो जाता है, तो ही के साथ डज लगाएंगे लेकिन दे के साथ डू लगाएंगे, ठीक है। डिड क्या होता है सर, ये V2 होता है डिड, ठीक है। और V3 होता है डन और V1 प्लस ING फॉर्म हो जाता है डूइंग, ये तो आप सबको पता है। आ जाओ हैव पे। हैव क्या होता है सर, हैव का बेस फॉर्म होता है हैव का बेस फॉर्म होता है हैव का V1 प्लस SAIS फॉर्म क्या होता है सर, हैज होता है। हैव का V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना पास्ट फॉर्म होता है V2, लेकिन पास्ट के अलावा V3 यानी परफेक्ट फॉर्म भी क्या होता है, हैड होता है। इसीलिए कभी आपको आई हैड दिखाई दे तो डरना मत, सेंटेंस सही हो सकता है। आई हैव हैड दिखाई दे तो भी डरना मत, सेंटेंस सही हो सकता है। जिसमें ये हैड और ये हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये हैड ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और ये हैविंग क्या हो गया, हैविंग वी का ING फॉर्म हो गया। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आई? जल्दी मुझे ये बता दो कि इतनी बात आप सबको समझ में आई। चलो भाई देख लो एक बात और कि ये सारे के सारे आप लोग नोट्स भी बना लेना और PDF कहोगे तो PDF भी आप लोग को मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक की बात समझ में आ गई ना। ये लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था, आज उस चीज को फिर से हम लोग ने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। अब मैं अपने टॉपिक पे आऊंगा। स्मृति सबका सही है, सबको यस यस यस, वेरी गुड। खुशबू, मनीषा, उन्नति, वेरी गुड। चलो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलो एक काम कर लो, बस अपने नोट्स बनाना एकदम बेहतरीन बनाना कि पूरी लाइफ में तुमको वही चीज याद रहे। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज कह रहा हूं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों का पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग ले लो, फिर आप लोग इसको भी नोट कर लेना भाई। मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं, नोट कर लेना जरूर से, कहीं ना कहीं नोट कर लेना। चलिए भाई नेक्स्ट अब आते हैं अगले पेज पे। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि भाई देखो वर्ब जो होता है वो तीन चीजें बताती है। मैंने ये आप लोग को हर बार बताया था कि वर्ब एक्शन भी बताता है, वर्ब पोजीशन भी बताता है और वर्ब आपका स्टेट भी बताता है। यही तीन चीज आपका वर्ब बताता है, ठीक है। अब इसी को हम लोग को समझना है। और सर ये क्यों होता है मेरे को ये भी समझाना है, क्योंकि इसके भी बहुत फायदे हैं बच्चे। देखो वर्ब एक्शन बताता है, जैसे मैंने कहा दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो भाई इसमें एक्शन हो रहा है, खेलने का एक्शन हो रहा है, तो ये प्लेइंग हो गया। मैंने कहा शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो गाती है, भाई गाने में भी एक एक्शन है, खेलने में भी एक्शन है। आई हैव कंप्लीटेड या दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है अपना काम, ठीक है भाई। कंप्लीट कर लिया तो कोई ना कोई एक्शन किया होगा, चाहे जो भी हो। इंस्टाग्राम पे PDF भेज दीजिएगा, ओके भाई तुमको जरूर भेजूंगा, ठीक है। चलो तो ये भी, इसमें भी एक एक्शन है, तो भाई वर्ब एक ऐसा होता है जो एक्शन को डिनोट करता है। फिर हम बात करते हैं अगले सेंटेंस की। मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास है एक कार, तो भाई मेरे पास अगर एक कार है तो इसमें तो कोई एक्शन नहीं है। यहां पे सर एक्शन नहीं, यहां पोजीशन है, अधिकार है। मेरे पास है एक कार तो मेरा उस कार पे अधिकार है, ठीक है। लेकिन भाई अगर मैं कहता हूं मैं कार चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग द कार, तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, यहां सर एक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हो गया। मैंने कहा शी ओन्स अ बिग हाउस, उसके पास है एक बहुत बड़ा घर, तो भाई इसमें भी क्या है, पोजीशन है ना, बिल्कुल पोजीशन है। मैंने कहा दिस कार बिलोंग्स टू हर, भाई दिस कार क्या हुआ, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ SEIS वर्ब के साथ लगता है, तो भाई बिलोंग्स, ओन्स, देखो यहां शी है तो ओन्स, अगर मैं दे लिखता तो दे के साथ ओन लिखते, OWN ओन लिखा था, ठीक है। दिस कार एक है तो भाई बिलोंग्स, अगर दीज कार ढेर सारे कार्स की बात होती तो बिलोंग हो जाता, ठीक है। तो ये सब पोजीशन बता रहे हैं, यानी कि वर्ब एक्शन बताता है, एक्शन के बाद पोजीशन भी बताता है, ठीक है। फाइनली आ जाओ अगले पॉइंट पे। मैंने कहा दे आर स्टूडेंट्स, तो आर क्या बता रहा है सर, ये स्टूडेंट्स की अवस्था बता रहा है, ये उन लोगों की अवस्था बता रहा है कि वो लोग क्या है, स्टूडेंट्स है। मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो भाई ये तो मेरा अवस्था बता रहा है ना कि मैं क्या हूं, मैं एक टीचर हूं।
तो याद रखिएगा वर्ब 3 चीज बताता है, एक्शन, पोजीशन और स्टेट। स्टेट को ही हम लोग हैपनिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। ये 3 चीज बताता है। लेकिन सर ये बता क्यों रहे हैं, वर्ब का कॉन्सेप्ट यहां क्यों ले आ रहे हैं? भैया वर्ब ही तो निर्धारित करता है कि हमारा टेंस क्या होगा, वर्ब पे ही निर्भर करता है हमारा टेंस क्या होगा, ठीक है। अब सुनो, मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि कहीं कहीं पे हम लोग रटते हैं, मैं आगे पॉइंट्स में दिखाऊंगा कि कहीं कहीं पे हम लोग रटते हैं, मैं उस रटने से छुटकारा दिलाना चाहता हूं, बस मेरी यही मेन मकसद है। भाई रटते हम लोग ये हैं कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका कंटिन्यूअस पॉसिबल नहीं होता, उनको इंडेफिनिट में ही रखते हैं। तो भाई रीजन जान जाओ क्यों इंडेफिनिट में रखते हैं, उसका कंटिन्यूअस पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि सर पोजीशन में और स्टेट में कोई कार्य नहीं होता, और अगर कोई कार्य नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता, और एक्शन नहीं होता तो कंटिन्यूअस भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने लिखा कि पोजीशन और स्टेट का कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर किसी कार्य में, किसी सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, तो एक्शन हो रहा है तो उसका कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा आई टीच इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, लेकिन अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्या ये कॉन्टिन्यूअस हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि भाई पढ़ाने में एक एक्शन होता है, पढ़ाने में कार्य होता है ना। तो ये चीजें हो गई। क्या मेरी बात ये क्लियर है? जल्दी से बताइए आप, क्या ये बात समझ में आ रही है कि किनका कंटिन्यूअस पॉसिबल नहीं है, किनका कंटिन्यूअस पॉसिबल है? मैं अगर बोलूं, देखो भाई, आई, मैंने अगर कहा आई एम हैविंग अ कार, आई एम हैविंग अ कार, स्पोकन में चल जाएगा, स्पोकन में चल जाएगा, क्योंकि भाई स्पोकन का पर्पस होता है कि सामने वाले को समझाना, लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। भाई आई एम हैविंग अ कार, इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मेरे पास कार है, ये तो सिर्फ अधिकार बता रहा है, और अधिकार में कोई आईएनजी नहीं, तो आप बोलोगे आई हैव अ कार, आई एम हैविंग अ कार नहीं। क्या मेरी बात ये समझ में आई? क्या मेरी बात क्लियर है? उन्नति जी ने कहा यस जी, वेरी गुड संदीप। चलिए, तो आपको यहां तक की बात समझ में आ गई, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो देखो भाई, यही चीजें मैं जो को समझाना था मैंने आपको समझा दिया है कि किसका आईएनजी पॉसिबल है, किसका आईएनजी पॉसिबल नहीं है। चलो अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ओ ये आ गया, चलो कोई नहीं, इसको हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग अब दूसरा पेज खोल लेते हैं, अपना असली चीज। चलिए, तो अब मेरा आज का पढ़ाई यहीं से शुरू होता है, ये बात याद रखिएगा। हम लोग को जितना पढ़ना था हम लोग ने उतना पढ़ लिया है, अब आज से हम लोग मेन पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। कहाँ गया? एक सेकंड रुक जाइए बस। अब जल्दी से बताओ आप लोग कैसे हो, पढ़ाई लिखाई हो रही है आप लोग की? जल्दी से बताइए। पेज गायब भी हो गया क्या? चलो आगे, बहुत अच्छा। चलिए भाई जल्दी से बताइए आप लोग की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? जी सर हो गई है। स्मृति ये सर, हेलो सालिब, चलिए गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो भाई अब हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर लेते हैं। यू आर ऑलवेज गुड सर, थैंक यू संदीप जी। सर ज़्यादा नहीं हो पा रही है। देखो भाई आप लोग घर पे बैठे हो तो भाई प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम फोकस करके पढ़ाई करो, क्योंकि अगर नहीं अभी कर पाओगे ना, हाँ देखो जितना तुम लोग पढ़ाई करोगे, आपके मन में जितने डाउट्स आ रहे हैं, अब हम लोग जब ऑनलाइन आ रहे हैं तो आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर करो। तो जो भी आप पढ़ाई करो बुक्स का पूरा यूज करो, ठीक है। खूब ज्यादा अभिनव, वेरी गुड अभिनव, अच्छे से पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। आओ अब हम लोग आते हैं भाई अपने क्वेश्चन पे, अपने सेंटेंसेस पे। भाई देखो, मैं टेंस रटवा भी सकता हूं, मैं टेंस समझा भी सकता हूं, अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो थोड़ा बहुत आप लोग फिर से वीडियो एक बार देख लेना, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो रट लेना, लेकिन रटने को मैं प्रेफर कभी भी नहीं कहूंगा। क्लासेस का वेट कर रहे थे सर, कोई नहीं, आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर यू ऑल, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं इस चीज को। देखो भाई सबसे पहले आप लोग के मैं सामने रखा था कि भाई देखो वो आपका जो टाइम होता है 3 होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके बाद मैंने क्या बोला, फिर मैंने बोला सर एक्शन होता है एक कंटिन्यूअस एक्शन, एक इंडेफिनिट एक्शन, एक परफेक्ट एक्शन और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। जब मैंने देखा टाइम ये बता रहा है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, एक्शन ये बता रहा है आपका इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर लास्ट में मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ के मैंने क्या बना दिया, मैंने टेंस के 12 प्रकार बना दिए। कौन कौन से सर? तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट,
फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टोटल हमारे 12 टाइप्स होते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। सर ने आपको बताया तो था थोड़ी देर पहले कि आपका अभी ये शेड्यूल आपको सर ने तो बताया था अभी, ठीक है थोड़ी देर पहले। हाँ 24/7 बिल्कुल तुम्हारे लिए पक्का अभिनव। तो अब देखो हम लोग को शुरुआत करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, जिसका हम लोग एक और नाम देते हैं सिंपल प्रेजेंट। इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। अब इसी टेंस को प्लीज आप लोग देखो ध्यान से समझना, ठीक है। चलो देखो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं सेंटेंस की अगर बात करूं, अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? आपको पता है सर सेंटेंस हमारे होते हैं 5 प्रकार के। टाइप्स ऑफ सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें से बेसिकली मैं 2 की बात करना चाहता हूं क्योंकि वो 2 इंपॉर्टेंट है, उन्हीं 2 को समझा देता हूं। चलो देखो एक सेंटेंस होता है हमारा एजरेटिव सेंटेंस, एजरेटिव सेंटेंस होता है, इसी को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव, जिसमें हम लोग चीजों को बताते हैं, सिर्फ सिंपल फॉर्म में डिक्लेयर कर देते हैं सेंटेंस को। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक एफर्मेटिव, इसी को हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा निगेटिव, और इसी को हम लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव का नेगेटिव ही रह जाएगा। भाई पॉजिटिव का स्ट्रक्चर क्या है सर? सबसे पहले सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है तो मेन वर्ब, तो हमने फिर मेन वर्ब लगा दिया, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो है, ऑब्जेक्ट नहीं है ये तो किस पर निर्भर करेगा? ये तो सर वर्ब पे निर्भर करेगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा अपना एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। याद रखना ये नॉट लग जाता है कहां? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, आप देखो भाई मेन वर्ब तो कंपलसरी है, लेकिन सेंटेंस में अगर स्ट्रक्चर मेन वर्ब का नहीं दिख रहा तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा लेना। जैसे मैंने कहा शी इज अ टीचर, ठीक है, टीचर। चलो अब इसमें इज क्या है सर? ये इज आपका देखो असल में ये इज आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इज को हम लोग देखते किस नजरिए से देखते हैं सर? इज को हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के नजरिए से। तो ठीक है, इसको नजरिया इसका हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन काम कर रहा है ये मेन वर्ब का, तो ये बात याद रखिएगा। नजरिया इसका इंट्रोगेटिव पे भी आ रहा हूं, अभी इंट्रोगेटिव पे आ रहा हूं। नजरिया इसका देखने का, देखने में ये क्या लगता है सर? देखने में हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन काम कैसा कर रहा है? मेन वर्ब के तरीके से काम कर रहा है। अब जब मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो मैं नॉट कहां लगाऊंगा सर? मैं नॉट लगाऊंगा इसके ठीक बाद, क्योंकि ये असल में देखने में हेल्पिंग वर्ब लगता है और नॉट लगता है, नॉट के बाद आ जाता है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। यही होता है ना सेंटेंस, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप, दोनों जगह लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एजरेटिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव, INTRROGATIVE, इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। चलो अब ये कैसे होते हैं सर? ये 2 प्रकार के होते हैं, मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर मैं क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव की बात करूं, क्लोज यानी कि दरवाजा बंद, अगर दरवाजा बंद कर दूं तो भाई ये तो रेस्ट्रिक्शन हो गया, कोई अंदर नहीं आ पाएगा, कोई बाहर नहीं जा पाएगा। तो जिस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रिस्ट्रिक्शन हो उसको हम लोग कहते हैं क्लोज एंडेड, ठीक है। और इसका आंसर कहां से मिलता है सर? इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस और नो। भाई इंट्रोगेटिव है तो आंसर तो मिलेगा, और आंसर कैसे मिलेगा? सिर्फ यस और नो में। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है तो याद रखना, इसकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। ये होता है स्ट्रक्चर। जैसे मैंने आपसे पूछा हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू स्टडीड प्रॉपरली, क्या आपने पढ़ाई किया है प्रॉपरली, ठीक है। ये चीजें होती है। मैंने बोला इज राम नॉट गोइंग, भाई इसमें नॉट भी आ जाता है, और नॉट कहां आएगा तो भाई याद रखना नॉट यहां पे आएगा। मैंने सारा लिख दिया है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं बस एक बार, लेकिन आपको दिखेगा हर एक जगह, ठीक है। नॉट यहां पे आएगा। मैंने बोला इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल,
तो ये होता है इंट्रोगेटिव। लेकिन भाई ये प्रश्न का जवाब कैसे मिलेगा, यस या नो में? मैंने आपसे पूछा क्या राम स्कूल नहीं जाएगा, तो आप बोलोगे ना हाँ सर जाएगा, नहीं सर नहीं जाएगा, तो यस और नो वाले को ही हम लोग कहते हैं क्लोज एंडेड। दूसरा होता है हमारा ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओपन एंडेड यानी दरवाजा अगर मैं खोल दूं तो भाई बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, तो जहां ज्यादा आंसर्स आए, यस और नो में आंसर ना आए, उसके अलावा जो आंसर्स आते हैं तो वो हो जाते हैं हमारे ओपन एंडेड। तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स आते हैं, ठीक है, तो मेनी आंसर्स। लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, बहुत क्वेश्चंस आया इस पे, याद रखना। इसका स्ट्रक्चर, इसके सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है सर? क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होती है हमारे। इसके सेंटेंस की शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, यही बच्चा गलती करता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, एक बात बताना, मैं आपके सामने दो सेंटेंसेस बोल रहा हूं। मैंने आपसे पूछा व्हाट यू डू, ये पहला इंट्रोगेटिव था। दूसरा मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू डू, तो भाई जल्दी से बताओ कि पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है, जल्दी से बताओ। मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया, मैंने आपसे पूछा व्हाट यू डू, व्हाट यू डू, व्हाट यू डू, और दूसरा मैंने बोला व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। मेरे को आपसे पूछना था कि तुम क्या करते हो, इसको इंग्लिश में मैं क्या बोलूंगा सर? ए वाला या बी वाला, जल्दी बता दो, ए वाला या बी वाला, जल्दी बता दो। बिल्कुल सही, दूसरा, दूसरा बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल। भाई यहां पे आपने क्या देखा सर, क्वेश्चन वर्ड के बाद एक डू आया, और ये डू आपका मेन वर्ब नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो याद रखना क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा। फिर यू क्या आया, यू आया, यू क्या होता है सर? सब्जेक्ट है। तो फिर सब्जेक्ट के बाद दूसरा डू क्या कर रहा है सर? अब की बार ये डू जो है ये मेन वर्ब है। तो याद रखना इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे ना रहे ये तो वर्ब के ऊपर निर्भर करता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो भाई देखो ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। भाई एक बात याद रख लो, दिमाग में बैठा लो कि ये याद कर लोगे तो भाई इसी के पहले अगर क्वेश्चन वर्ड लगा लो तो देखो बाकी का पूरा एज इट इज है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नीचे एज इट इज है, बस एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वर्ड लग गया है सेंटेंस की शुरुआत में, तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है। हाँ सर ये सेंटेंस सही है या गलत, जरा मुझे ये भी बता दो। व्हाट यू डू, क्या ये सही है या गलत, ये भी बता दो। व्हाट यू डू, क्या ये सही है या गलत, ये भी बताइए। बी, बिल्कुल बी सही है, मैं बिल्कुल मानता हूं बी सही है। यहां पे इंट्रोगेटिव कहूं तो बी ही होगा, लेकिन ए सही है या गलत ये भी बता दो। सर ए भी सही है, मैं आपको बता दे रहा हूं ए भी सही है। व्हाट यू डू के बाद देखो मैंने फुल स्टॉप लगाया है, मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, मैंने व्हाट यू डू मतलब कि जो तुमने किया, जो तुमने किया। व्हाट हो गया आपका, भाई बोल रहा है जो तुमने किया, ठीक है। इसका भी मतलब है ये भी अगर फुल स्टॉप लगा दूं सही है, लेकिन अगर मैं यहां क्वेश्चन मार्क लगा लूं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फुल स्टॉप लगाऊं तो सही है, क्वेश्चन मार्क लगाऊं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इसको आप लोग ने समझ लिया है। अब मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ू भाई, चलिए बताइए क्या यहां तक समझ में आ रहा है? व्हाट रहे हाउ दोनों के आगे दो डू लगता है सर, क्या व्हाट रहे हाउ दोनों सही? संदीप क्या पूछ रहे हो, एक बार फिर से पूछो। व्हाट रहे हाउ दोनों के आगे लगता डू लगता है। देखो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब ही से ही तो टेंस डिसाइड करेगा। अगर मैं इज लगा दूं प्रेजेंट टेंस, अगर मैं वॉज लगा दूं पास्ट टेंस, अगर मैं यहां पे हैज हैव हैड लगा दूं तो अपना परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर निर्भर करेगा। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया संदीप, जरा मुझे समझा देना एक बार फिर से, और अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये चीजें हम लोग ने देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं भाई। देखो आ जाओ, अब हमारे इस क्वेश्चन क्या, अब हम लोग को समझना है एक एक करके सारे के सारे 12 के 12 टेंस को। और आपको मैं आज होमवर्क भी दूंगा भाई, आज आपको एक होमवर्क भी दूंगा। होमवर्क ये रहेगा कि हर एक सेंटेंस, हर एक टेंस का जितने भी प्रकार होते हैं, जितने भी टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वो सब आप लोग अपने नोटबुक में लिखना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी मैं आगे बढ़ा ही रहा हूं। तो इसमें मैंने ये सारा देखो स्ट्रक्चर पूरा एज इट इज मैंने लिख रखा है, ठीक है। चलो तो भाई देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आज खाता खोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एक और नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही एक और नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब आ जाओ सेंटेंस को समझो। सबसे पहले मैंने लिखा एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा सर? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा, और उसके बाद मैंने डॉट 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 किया। बच्चा ये डॉट 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 क्या है?
बता रहा हूं, एक सेकंड संदीप। ये डॉट 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 क्या है? ये डॉट 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 आपका ऑब्जेक्ट रहे न रहे, एडवर्ब रहे न रहे, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यहां एडवर्ब भी हो सकता है, और कंजंक्शन लगा के कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी जोड़ सकता है, वो डॉट 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 मेरा रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। आई मीन वॉट, हाउ, डू टाइप होता है, डू टाइप होता है। समझा नहीं भाई मैं संदीप तुम्हारी बात। संदीप को मुझे मिलना पड़ेगा संदीप से, ठीक है? संदीप तुमसे मिलता हूं मैं जल्दी। चलो आओ देखो भाई, तो यहां पे मैंने बोला कि आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अलावा क्या हो सकता है? एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के अलावा मार्कर बता दो जल्दी से, सारा दिख रहा है, विजिबल है या नहीं? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अलावा एडवर्ब भी हो सकता है। चलो अब दिखेगा आपको। अदर वर्ड्स क्या एग्जैक्टली? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट किसका बनता है सर? ये तो आप लोगों को पता है, नाउन और प्रोनाउन का बनता है, तो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है जरूर, क्योंकि भाई वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब भी लग सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, डॉट 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 का यही मतलब है। ठीक है, लेकिन लास्ट में तो फुल स्टॉप लगेगा भाई, क्योंकि ये एफर्मेटिव है। और नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो जाएगा सर? सब्जेक्ट रहेगा, फिर देखो डू और डज लगेगा। अब डू क्यों लगेगा, डज क्यों लगेगा भाई? यहाँ पे डू और डज हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। अगर मैं ऊपर के सेंटेंस में देखूं तो यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें नॉट लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और नॉट के पहले हम लोग डू और डज लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में। तो जो हम लोग ने डू वर्ब्स पढ़े थे थोड़ी देर पहले, उन डू वर्ब्स का सामना आज हम लोग को मिल रहा है। डू वर्ब्स का कहां यूज है सर? प्रेजेंट में डू वर्ब्स का यूज होता है एज एन हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में डू वर्ब्स का यूज होता है एज एन हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सर व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू और हाउ डू यू डू, हाँ दोनों सही है। अच्छा दोनों, हाँ व्हाट वो क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो सकता है ना, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये कुछ भी क्वेश्चन वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, हाउ डू यू डू भी सही है। तुमने कैसे कर लिया? तो भाई देखो, आपका प्रेजेंट में डू वर्ब्स का सामना होता है। हम लोग ने थोड़ी देर पहले अपना हैव टेंस पढ़ा था, हैव के 5 फॉर्म्स पढ़े थे। वो हैव का टेंस कहां इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब पे? याद रखना, वो परफेक्ट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और बी का फॉर्म्स कहां इस्तेमाल होता है सर? वो कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है। ठीक, तो भाई डू का प्रेजेंट में, अब हमने देखा सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। भाई प्रेजेंट में हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद डॉट 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 डॉट। लेकिन जब मैंने क्लोज एंडेड बनाया, क्लोज एंडेड बनाया, तो क्लोज एंडेड में क्या हो जाएगा? तो भाई क्लोज एंडेड की शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू लगेगा और डज लगेगा। डू किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फिर आया सब्जेक्ट, फिर मैंने ब्रैकेट में लिखा नॉट। भैया नॉट को मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि भाई इंट्रोगेटिव में भी तो नेगेटिव होता है। क्या तुम मेरा काम नहीं करोगे? क्या तुम मेरा काम नहीं करोगे? तो भाई मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन इसमें नहीं भी तो जोड़ा। तो भाई देखो, ये नहीं लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, ये तो आपके ऊपर है। तो ये नॉट को मैंने हर जगह ब्रैकेट, इसमें देखो हर जगह ब्रैकेट में किया कि अगर नॉट लगेगा तो लगाना, नॉट नहीं लगेगा तो मत लगाना। तो डू डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट या एडवर्ब, और फिर लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो ओपन एंडेड देखो, ओपन एंडेड की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होती है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, नॉट की जरूरत है तो लगाओ, फिर मेन वर्ब, फिर अपना डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या? इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है, मेरी बात यहां तक समझ में आई? अब आ जाओ, हमारा कुछ सेंटेंस है, एग्जांपल्स है, उसको मैं डिस्कस करने से पहले मेरे को ये समझाना है। देखो भाई, मैं पूरा का पूरा टेंस आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा। ये चार्ट समझ लिए तो मैं वाकई में बता रहा हूं, आपको कभी भी टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चार्ट समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे बोला था थोड़ी देर पहले कि इनडेफिनिट टेंस का मतलब होता है, इनडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कोई डेफिनिट समय पे नहीं हो रहा, कोई डेफिनिट समय पे नहीं हो रहा, यानी कि वो पहले भी हुआ, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। तो भाई यही चार्ट को याद रखना है कि भाई एक मैंने टाइमलाइन बनाया, टाइमलाइन बनाने के बाद इस पॉइंट को मैंने दर्शा दिया आपका प्रेजेंट से। प्रेजेंट को आप लोग नाउ भी कह सकते हो, नाउ। ठीक है, ये पॉइंट था हमारा प्रेजेंट। अब इसके पहले का ये सारा का सारा पॉइंट हो गया पास्ट, और इसके बाद का सारा पॉइंट हो गया फ्यूचर।
भाई आज तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसके माध्यम से टेंस पढ़ते थे, ये पहली बार होगा जो आप लोग टाइम लाइन के माध्यम से पढ़ रहे होगे, और मेरा ये वादा है आप लोग से कि इसके माध्यम से अगर पढ़ लिए ना, कोई क्वेश्चन गलती नहीं करोगे टेंस का पूरा, ठीक है। इसलिए इसको समझ लोगे ना तो बहुत आपके लोग के लिए आसान रहेगा। सॉरी, अब देखो ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर का पॉइंट हो गया, और ये पास्ट का हो गया। मैं हो गया प्रेजेंट, मेरा इधर हो गया पास्ट, और मेरा इधर हो गया फ्यूचर। बस सिंपल सी बात है, ठीक। ये मैंने टाइमलाइन बना दिया, आप लोग का चार्ट बना दिया, ठीक है, ग्राफ बना दिया। अब कोई एक्शन पहले भी हो रहा था, पास्ट में भी हो रहा था, प्रेजेंट में भी हो रहा है, प्रेजेंट में भी हो रहा है, और फ्यूचर में भी होगा, तो भाई उसी चार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। जैसे आई एम अ टीचर, क्या मैं पहले नहीं था? सर आप पहले भी टीचर थे। क्या मैं आगे नहीं रहूंगा? तो भाई मैं तो आपके लिए हमेशा ही टीचर रहूंगा ना। तो ये कार्य ऐसा है जो पहले भी था, आज भी है, और आने वाले टाइम में भी रहेगा। तो ये टेंस क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको एक सेंटेंस में बता रहा हूं, मैंने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये तो नॉर्मल सा सेंटेंस है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या पहले नहीं राइज होता था ईस्ट में? सर पहले भी होता था। क्या आज हो रहा है? बिल्कुल आज भी हुआ है, मैंने देखा। आज तो सन तो आया ही नहीं, आज तो सन तो आया ही नहीं। और उसके बाद क्या फ्यूचर में सन ईस्ट में ही राइज होगा? सर ये पक्का ईस्ट में ही होगा। लेकिन जब आपने बोला द सन राइजेस, राइजेस का मतलब कि वर्ब के साथ एस या ईएस, और वर्ब के साथ एस या ईएस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट में ही लगता है। वर्ब के साथ एस या ईएस कहां लगता है? सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर हमारा सिंपल प्रेजेंट में लगता है। तो भाई द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसीलिए जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, मैंने बोला वाटर इज लिक्विड, वाटर इज लिक्विड। क्या पहले लिक्विड नहीं था? सर पहले भी था। क्या आज नहीं है? सर आज भी है। और क्या आगे नहीं होगा? सर आगे भी तो वाटर लिक्विड ही होगा। तो कोई भी एक ऐसा एक्शन जो पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, और आने वाले टाइम में भी होगा, उस एक्शन को हमेशा रिप्रेजेंट कौन करता है? सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ आंचल, बिल्कुल सही बात है। तो क्या मेरा ये बात समझ में आया कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, अभी मैं यूनिवर्सल ट्रूथ पे हूं, अभी देखो मैं खाली टेंस को समझा रहा हूं, इसके ग्राफ को समझा रहा हूं, इसके ग्राफ को यूज करना और इसके फंक्शंस को मैं अगली क्लास में बताऊंगा, आज मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज समझो कि कोई एक ऐसा एक्शन जो पहले भी होता था, पहले तो आप स्टूडेंट थे, आज भी स्टूडेंट हो, और आने वाले थोड़े टाइम तक भी तो स्टूडेंट रहोगे, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। तो भाई ये क्या टेंस है? सर ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि सर मैंने जब बोला यू के बाद आर स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, यहां एक बच्चे की बात हो रही है, तो भाई आर क्या होता है? सर आर हमारा बी का V1 फॉर्म है, बी का V1 फॉर्म, और V1 टेंस कहां आता है? सर V1 हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है। क्या मेरी ये बात समझ में आई? आओ थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने लिखा प्लांट्स हैव प्रिपेयर्ड। अच्छा बच्चे एक चीज और, कि मेरे साथ साथ आप लोग इसका टेंस पहचानना भी सीखो। अभी से अगर टेंस पहचानना सीख लोगे ना तो वॉइस नरेशन मजा आ जाएगा भाई, फ्री के नंबर्स मिल जाएंगे वॉइस नरेशन में। देखो भाई मैंने कहा प्लांट्स हैव प्रिपेयर्ड, हैव के बाद प्रिपेयर्ड, भाई असल में क्या कर रहा है प्लांट्स? तो खाना बना रहा है। बनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिपेयर्ड। बनाने को प्रिपेयर्ड कहते हैं, लेकिन ये प्रिपेयर्ड का कौन सा फॉर्म है? सर ये थर्ड फॉर्म है। प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, ईडी लग जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। अब ये हैव क्या है? तो हैव तो आपको पता है सर ये V1 फॉर्म है, लेकिन ये यूज कैसे हो रहा है? सर ये हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज हो रहा है। अब ये क्या हो गया सर? ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। भैया हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? सर ये प्रेजेंट हो गया। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? सर ये परफेक्ट हो गया। तो टेंस पता चल गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैंने लिखा है प्लांट्स हैव प्रिपेयर्ड देयर ओन फूड, प्लांट्स ने प्रिपेयर कर लिया है अपना खुद का खाना। तो भाई मान लो उन्होंने प्रिपेयर कर लिया, बिल्कुल मैं मान सकता हूं प्लांट्स ने प्रिपेयर कर लिया है, कर लिया होगा, जैसे मम्मी लोग खाना बना लेती हैं, ठीक है। तो ठीक है, बिल्कुल मैं मान लेता हूं। लेकिन एक बार मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, सर प्लांट्स पास्ट में भी अपना खाना खुद से बनाते थे, है ना, अभी भी अपना खाना खुद बना रहे हैं, और आने वाले टाइम में भी प्लांट्स तो अपना खाना खुद से ही बनाएंगे, उसको हम देने तो नहीं ले जा रहे हैं। तो कभी भी
ऐसा चार्ट बने तो याद रखना वहां पे टेंस एक ही आएगा, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट भाई आएगा और कोई भाई नहीं आएगा। समझ में आया? हमारे 12 भाई हैं टेंस के, उनमें से कोई नहीं आएगा, खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो इसलिए यहां पे ये काटो और प्रिपेयर। तो प्रिपेयर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है तो आप लिखोगे PREPARE, प्रिपेयर। भाई ये प्लूरल है, प्लांट्स है तो प्रिपेयर। अगर ये खाली प्लांट होता, एक प्लांट की बात होती तो हम प्रिपेयर्स लिख देते। क्या मेरी यहां तक की बात क्लियर है? क्या मेरी यहां, हाँ ये डायग्राम की बात है तो डायग्राम बिल्कुल फिक्स है, ये डायग्राम ऐसा ही आपका बनेगा। क्या मेरी यहां तक की बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। क्या अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा, अगर ये प्लांट होता तो प्रिपेयर करते, ठीक है? क्या मेरी यहां तक की बात क्लियर है? जल्दी से बताइए आप लोग। चलो जल्दी से बताओ। ये प्लूरल है इसलिए मैंने प्रिपेयर लिखा, यानी कि V1 लिखा। क्या मेरी यहां तक की बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। राधिका, आयुषी, श्रेया, वेरी गुड। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो भाई एक बात याद रखना, ये बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाने के लिए जो डायग्राम बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। मैं पहले भी टीचर था, मैं आज भी टीचर हूं और मैं आने वाले टाइम पे भी टीचर रहूंगा, तो इसलिए मैंने बोला आई एम ए टीचर। द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखो अगला एग्जांपल, देखो अगला एग्जांपल समझो, अगला एग्जांपल को जरा सा आप लोग समझो, ठीक है? और बताओ यहाँ पे टेंस क्या है और गलती क्या है, जरा सा समझो भाई। हर एक टेंस को मैं समझाने का तरीका बताऊंगा, लेकिन आपका साथ चाहिए भाई। आप क्लास एक दिन मिस मत करना, बस मैं इतना बताना चाह रहा हूं। लिखा है मैंने, इट इज यूजुअली रेनिंग इन जुलाई। भैया इज हो गया हेल्पिंग वर्ब और रेनिंग हो गया V1 प्लस आईएनजी, यानी कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी, यानी कि कंटिन्यूअस। तो हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट। इज कहां आता है? प्रेजेंट में आता है। वॉज कहां आता है? पास्ट में आता है। तो हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज यूजुअली रेनिंग इन जुलाई। लेकिन भैया एक बार बताना, जरा खुद से बताना, जुलाई में के महीने में ये सेंटेंस कह रहा है इट इज यूजुअली रेनिंग इन जुलाई। यहां अक्सर जुलाई में बारिश होती है, वर्षा हो रही है। अक्सर जुलाई में वर्षा हो रही है, हो रही है। कहते हैं ना आप लोग हिंदी में रट लेते हो, रहा है, रही है, रहे है। तो भाई हिंदी हिंदी मत रटना, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है? रेनिंग नहीं होगा, रेन्स होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभी हम लोग सेंटेंस को समझते हैं। तो भाई जुलाई में पहले भी बारिश होती थी, आज भी जुलाई में ही बारिश हो रही है। हो सकता है अगस्त में भी हो सकता है उसके पहले भी हो, लेकिन जुलाई में तो होता ही होता है। तो पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, और आने वाले टाइम में भी जुलाई में ही बारिश होगा ज्यादातर। तो भाई ज्यादातर जो होगा, इसलिए टेंस क्या होना चाहिए था? सिंपल प्रेजेंट, यानी कि हमारा हमारा इट इज काटो, रेनिंग काटो और सिंपल सा लिख दो इट रेन्स। इट रेन्स कर दो। भाई इट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, याद रखना। इट के साथ SAIS वाला सिंगुलर वर्ब लगता है तो आपका हो जाएगा इट। बिल्कुल सही है संदीप, वेरी गुड। अंचल, तो आप लोग को आई होप समझ में आ रहा होगा। इट यूजुअली रेन्स इन जुलाई। अभी कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ी देर बाद मैं ट्रिक्स दूंगा, पॉइंट्स दूंगा, शॉर्टकट्स दूंगा, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है? तो मैंने बोला इट यूजुअली रेन्स इन जुलाई, ये हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट देखो, टाइम एंड टाइड इज वेटिंग फॉर नन। समय और लहरें, समय और लहर इंतजार कर रहा है, किसी का नहीं। ये क्या बात हो गई भाई? पहले भी समय और लहर किसी का इंतजार नहीं करता था, आज भी किसी का इंतजार नहीं करता है, और आने वाले टाइम में भी समय और लहर किसी का इंतजार नहीं करेगा। इसीलिए जब जितना समय मिल रहा है उस समय को यूटिलाइज करो और जी जान लगा के पढ़ लो, ठीक है? तो हमने देखा टाइम एंड टाइड इज वेटिंग नहीं होगा सर, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वेट, वेट क्यों सर? क्योंकि टाइम अलग चीज है, टाइड अलग चीज है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो दो अलग अलग चीजों के लिए तो प्लूरल वर्ब लगाओगे ना। मैं राम एंड श्याम के साथ आर लगाऊंगा या इज लगाऊंगा तो आप बोलोगे सर आर लगाएंगे, तो क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं तो इसलिए हमारा लग जाएगा वेट। क्या यहां तक की बात समझ में आई? बिल्कुल सही आयुषी, वेरी गुड। वेटिंग नहीं होगा, बहुत बढ़िया आंचल। तो मेरा सवाल है कि क्या आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये चार्ट समझ में आया? भैया खाली चार्ट अभी समझेंगे हम लोग, अपना कॉन्सेप्ट अपना बाकी का आगे समझेंगे, ठीक है? चलो जल्दी से बता दो सब लोग, जल्दी से कमेंट करो भाई, यस यस यस, या फिर थम्स अप करके जल्दी से बता दो। समझ में आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया? जल्दी से थम्स अप करके बता दो, जल्दी से, यस सर यस सर, ठीक है? टाइपिंग नहीं हो रहा है, थम्स अप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को ये समझना है कि आपको समझ में आया कि नहीं। नहीं समझ में आया मैं 4 बार समझाऊंगा, लेकिन भाई जो आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो क्लियर करके जाना। यही सारी चीजों को आप ये देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं।
ठीक है। ये लेकिन बहुत पुराने क्वेश्चन है, 2010 में आते थे, अब ये सब नहीं आएंगे, लेकिन इसका मैंने यूज यहाँ पे समझाया कि कैसे इसको प्रयोग करना है। ठीक है, क्या हो गया संदीप? वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नाउ वी आर गोइंग ऑन प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, चलो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, सिंपल पास्ट में क्या चीज हम लोग को समझना है कि ये कोई भी एक्शन हो, कोई भी कार्य हो, वो बाय पास्ट के किसी एक पॉइंट पे, पास्ट के किसी एक पॉइंट पे, चाहे वो पॉइंट यस्टरडे का ही क्यों ना हो, चाहे वो पॉइंट हमारा लास्ट वीक का क्यों ना हो, चाहे वो पॉइंट हमारा लास्ट ईयर का क्यों ना हो, चाहे वो पॉइंट हमारा लास्ट मंथ का क्यों ना हो, तो भाई कोई भी एक्शन अगर एक बार ही हुआ, एक बार ही हुआ और वो किसी एक पास्ट टाइम में हुआ, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ये स्ट्रक्चर भैया एक बार बता दो फिर से मुझे कि ये स्ट्रक्चर मुझे फिर से बताने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, एक बार बता देता हूं, फिर से सुन लो। अच्छा, एफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। भाई मैंने आपको बताया था पास्ट का मतलब हो गया V2, पास्ट का मतलब ही हो गया V2, तो V2 आना ही आना है। आप अगर नहीं लिखोगे तो भाई गलत हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। निगेटिव, सर निगेटिव करने के लिए अच्छा यहाँ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, चलो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फुल स्टॉप से ही एंड होगा। उसके बाद नेगेटिव, जब नेगेटिव करते हैं तो हमें चाहिएगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हम कहां से लाएंगे? तो हमको याद आ रहा था कि सर हमने डू का प्रयोग किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो भाई पास्ट इंडेफिनिट में भी तो हम डू का ही प्रयोग करेंगे, और डू के पास्ट टेंस को प्रयोग करेंगे। यानी डू का पास्ट क्या होता है सर? डिड होता है, इसीलिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड, डिड के बाद नॉट, नॉट के बाद पहला क्वेश्चन जो बनता है सर V2 क्यों नहीं आया? अरे भैया V2 देखो यहां पे कई जगह क्वेश्चन पे मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देता है। ठीक है, गलत होता है। ये क्यों होता है गलत? मैं उसका रीजन भी बताता हूं आपसे। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो अब सुनो, कई कई जगह पे क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या दे सकता है? डिड के बाद V2 लगा दे। ठीक है, आई डिड नॉट वेंट देयर, मैं वहां नहीं गया था, तो भाई आपने बोला सर आई डिड नॉट वेंट, आई डिड नॉट वेंट देयर। ठीक है, अब इस सेंटेंस को समझिएगा भाई, आपने डिड लगाया, डिड क्या होता है सर? डिड तो ऑलरेडी V2 होता है, जिसका मतलब पास्ट की बात कर रहा है। उसके बाद वेंट लगा रहे हो, वेंट क्या होता है सर? ये भी तो V2 होता है। तो भाई एक वाक्य के अंतर्गत, एक क्लॉज के अंतर्गत कभी भी दो V2 नहीं आता, कभी भी वर्ब के दो फॉर्म्स नहीं आते, वर्ब के दो फॉर्म्स एक साथ एक क्लॉज के अंतर्गत नहीं आता। आपने ऑलरेडी V2 दिख दिया, और ये V2 ऑलरेडी किसको शो कर रहा है? पास्ट को, तो क्या ये दोबारा पास्ट को शो करेगा? नहीं सर, इसलिए यहां पे ये गलत है। आई डिड नॉट गो देयर बोलोगे, यानी कि ये मेन वर्ब भी रहेगा, ये V2 नहीं रहेगा। तो याद रखना ये डिड ऑलरेडी V2 है जो कि पास्ट को शो कर रहा है, तो दोबारा पास्ट को शो करने की जरूरत नहीं है। तो हमने ये लिखा क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, भाई डिड से शुरू होगा, डिड के बाद सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ये, और उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, डिड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब ये। इसके ऊपर मैं अभी आपको कुछ टाइम बाद बता दूंगा, एक सवाल, एक बात बताऊंगा। चलो अभी मैं बता ही दूंगा, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर में ही बता दूंगा। आओ अब इसका समझते हैं। वी हैव गॉट फ्रीडम, भाई हैव का मतलब क्या? ये V1 होता है, V1 का मतलब क्या? प्रेजेंट टेंस। गॉट, गेट, गॉट यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि परफेक्ट। भाई V3 का मतलब परफेक्ट, V2 का मतलब पास्ट, ठीक है, और V1 प्लस ING मतलब कंटिन्यूअस। तो टेंस पता चल गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी हैव गॉट फ्रीडम इन 1947, यानी कि 1947 में हम लोग को फ्रीडम मिला था। ठीक है, सेंटेंस का ये मतलब है। और वी हैव गॉट फ्रीडम, मिल चुका, तो भाई ऐसा लग रहा है कि एक्शन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सही बात है, एक्शन कंप्लीट हो गया, ये हम लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग को फ्रीडम तो मिल चुका है, लेकिन सेंटेंस को समझो कि सेंटेंस में लिखा है इन 1947। तो भाई 1947 एक हमारा पास्ट का टाइम है, 1947 हमारा एक पास्ट का टाइम है, ये है वो 1947। अगर कोई भी एक्शन किसी एक पास्ट के समय पे हो रहा हो, और वो पास्ट का समय आपका कोई भी हो, ठीक है, चाहे महीना हो, चाहे डेट हो, चाहे अभी से थोड़ी देर पहले की भी बात हो, चाहे थोड़ी देर पहले की भी बात हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमेशा पास्ट टेंस। ठीक है, वर्ब के साथ ed। तो भाई यहां पे आई हैव गॉट नहीं, आप सिंपल सा बोलो V2, यानी कि आई गॉट फ्रीडम या वी गॉट फ्रीडम। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई?
वी गॉट फ्रीडम इन 1947, ये हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, वी हैव गॉट फ्रीडम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि सर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये एक फिक्स टाइम की बात कर रहा है, और अगर फिक्स टाइम की बात कर रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, और वो भी फिक्स टाइम कहां का है? पास्ट का फिक्स टाइम है। तो पास्ट का फिक्स टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अगला देखो, ही हैज गॉन टू द पार्टी यस्टरडे। तो भाई अब की बार ये जो पॉइंट था पास्ट का, ये 1947 की जगह ये बन गया यस्टरडे। तो यस्टरडे वो गया था ना, तो एक पॉइंट पे गया था ना, तो एक पॉइंट पे गया था, तो भाई ही हैज गॉन नहीं, ही वेंट हो जाएगा। हैज गॉन का मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, हैज गॉन का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो यस्टरडे के किसी एक पॉइंट पे गया था। यस्टरडे के किसी एक पॉइंट पे कोई भी एक्शन आपका ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले किसी एक पॉइंट पे कोई भी एक्शन हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट कब यूज करते हैं? जब कोई एक्शन पास्ट के किसी एक पॉइंट पे हो रहा हो तो हम लोग यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। बस इतना याद रखना। बाकी इसके ट्रिक्स और पॉइंट्स तो मैं बताऊंगा। ट्रिक्स क्या है भाई? कोई भी पास्ट का टाइम दे दे, कोई भी पास्ट का टाइम दे दे तो याद रखना वो पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट का टाइम दे दिया इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, चलो आओ अगला क्वेश्चन देखो। पायल वॉज, व्हेन पायल वॉज मतलब क्या? V2, बी का ही तो सेकंड फॉर्म वॉज होता है। जब पायल थी दिल्ली में, जब पायल थी दिल्ली में, वी मीट एवरीडे, हम लोग मिलते थे हर रोज, हम लोग मिलते थे हर रोज। भाई मीट क्या होता है सर? ये V1 होता है। ठीक है, अब मेरे एक बात समझना, अगर सेंटेंस में ये ऊपर वाला लाइन नहीं होता, सेंटेंस में अगर ये वाला लाइन नहीं होता, खाली हम लोग कहते वी मीट एवरीडे, तो मीट एवरीडे, एवरीडे क्या बता रहा है? एवरीडे बता रहा है कि पास्ट में भी होता था, प्रेजेंट में भी हो रहा है और आगे भी हो रहा है। ठीक है, एवरीडे क्या बताता है? कि सर पास्ट में भी होता था, प्रेजेंट में भी हो रहा है, आप फ्यूचर में भी होगा। एवरीडे यही बताता है। लेकिन जब हमने इस क्वेश्चन में देखा तो यहां पे कंडीशनल है। व्हेन पायल व्हेन पायल वॉज इन दिल्ली, जब पायल थी दिल्ली में, वी मीट एवरीडे, यानी ये तो पहले की बात हो रही है ना कि जब पायल थी दिल्ली में तो मैं मिलता था, हम लोग मिलते थे उससे हमेशा। तो भाई ये तो पहले की बात हो रही है, और अगर पहले की बात हो रही है तो भाई ये भी तो V2 होना चाहिए था, ये V1 नहीं होना चाहिए था, ये V2 होना चाहिए था। इसलिए यहां मीट की जगह मेट लिखोगे। ठीक है, क्योंकि ये एक्शन ही पास्ट का है, ये पास्ट के किसी पॉइंट की बात बता रहा है कि जब हम लोग दिल्ली में थे तो हम लोग मिला करते थे, यही ना कहते हो हिंदी में। ठीक है, वी मेट एवरीडे, वेरी गुड। यहां पे वी मेट एवरीडे हो जाएगा। क्यों? अच्छा एक बात और, अगर ये पहली वाली लाइन नहीं होती, मैं फिर से बता रहा हूं, व्हेन पायल वाज इन दिल्ली, क्या अभी भी वो दिल्ली में है? नहीं सर, अब दिल्ली में नहीं है, क्योंकि यहां वाज लिखा है, यानी वो पास के किसी एक पॉइंट पे दिल्ली में थी। मान लो वो यहां पे दिल्ली में थी, तो भाई उसके पहले हम लोग रोज मिला करते थे तो ठीक है, लेकिन अब तो नहीं ना मिलते, अब ये एक्शन नहीं ना होता, और अगर नहीं होता इसलिए V2 लगेगा, ना कि आपका V1 लगेगा, V2 लगेगा। और अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि एक सेंटेंस में एक ही V2 आता है, एक सेंटेंस में एक ही V2 आता है, यहां पे भी V2, यहां पे भी V2, लेकिन ये सेंटेंस एक है, सेंटेंस एक है लेकिन क्लॉजेस दो हैं। याद रखो, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है, तो दो अगर क्लॉज है तो दोनों में V2 आ सकता है, लेकिन अगर सेंटेंस एक है, अगर एक ही क्लॉज है तो एक क्लॉज में एक V2 आएगा, दो V2 नहीं आएगा। ये बात समझ में आई? बिल्कुल मुस्कान, यही हो जाएगा। क्या मेरी ये बात समझ में आई? क्लॉज मतलब क्या? उपवाक्य, और वाक्य मतलब क्या? एक कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, तो भाई सेंटेंस में आपके दो उपवाक्य भी हो सकते हैं, तीन उपवाक्य भी हो सकते हैं, चार उपवाक्य भी हो सकते हैं। तो भाई एक उपवाक्य में लेकिन क्या होगा? एक ही V2 आएगा, एक से ज्यादा V2 नहीं आएगा। तो यहां देखो व्हेन क्या है? कंजंक्शन है। इस व्हेन ने इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ा है, और जोड़ा है तो भाई दो दो क्लॉजेस को जोड़ा तब जाके एक वाक्य बनाया, दो उपवाक्य को जोड़ा तब जाके एक वाक्य बनाया, और जब दो उपवाक्य को जोड़ा तो भाई दोनों उपवाक्य में तो ऑलरेडी V2 आ सकता था, इसलिए यहां पे भी V2 है तो यहां पे भी V2 हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी यहां तक की बात क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट क्लियर है? जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करिए भाई, क्या पास्ट इंडेफिनिट क्लियर है आपको? वॉज की जगह वर होता तब, अरे वॉज की जगह वर कैसे हो जाएगा? अरे एक बात बताओ, पायल के साथ तो वॉज लिखे होगे ना, पायल के साथ तो वर नहीं होगा। हाँ ये कर सकते थे व्हेन वी वर,
व्हेन वी वर इन दिल्ली, और वर भी तो ऑलरेडी V2 होता है, तो व्हेन वी वर इन दिल्ली वी मेट एवरी डे, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। जब हम लोग दिल्ली में थे, पहले क्या था, जब पायल थी दिल्ली में तो हम लोग मिलते थे हर रोज। अब क्या हो रहा है, व्हेन वी वर इन दिल्ली, जब हम लोग थे दिल्ली में तो हम लोग मिलते थे हर रोज। ठीक है, चलिए वॉज की जगह वर होता, बता दो दिया संदीप। ठीक है, चलो आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब आपको मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं, थोड़ा सा अपना कंटिन्यूअस के ऊपर, सॉरी इंटेरोगेटिव के ऊपर। एक इंटेरोगेटिव का मुझे समझाना है एक पॉइंट, उसको समझ लो, फिर आप लोग का इंटेरोगेटिव को सेंटेंस, दुनिया का कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आप बनाना सीख लोगे। चलो अब इसको समझना है भाई, इस क्वेश्चन वर्ड वाले चीज को समझना है। मैंने आपको एक चीज दिया, मैंने बोला आई, मैंने लिखा ही राइट या ही हैज रिटन। भाई उसने लिख लिया है तो मैं बोलूंगा ही हैज रिटन। उसने लिख लिया है अ लेटर, ही हैज रिटन अ लेटर, he has a written a letter, और आगे लिख देता हूं yesterday, yesterday नहीं आज ही लिखा है तो he has, या पास्ट में कर देते, पास्ट परफेक्ट कर लेते हैं, he had written a letter to win the prize, to win the prize, he had written a letter to win the prize, या he has ही रहने देते थे, he has written a letter to win the prize। इस सेंटेंस को समझना, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो क्या कमेंट देखिए ऊपर, मेरा देख तो लिया भाई, he has written a letter। भाई अब मैं आपको बोल रहा हूं इस सेंटेंस को, टेंस क्या है, हैज मतलब प्रेजेंट और रिटन मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है, रिटन क्या होता है V3 होता है राइट का, प्रेजेंट है ये हैज V1 होता है तो प्रेजेंट टेंस, और रिटन क्या है परफेक्ट टेंस। अब इसको मेरे को इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको नॉट करना होगा। अगर नेगेटिव करना होगा तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, ये हो गया नेगेटिव। अब मुझे इंट्रोगेटिव बनाना हो, मान लो पहले क्लोज पहले बना देता हूं, तो क्लोज के लिए मेरे को क्या चाहेगा सर, हेल्पिंग वर्ब चाहेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज, तो हम बोलेंगे हैज। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, हैज ही। फिर मेन वर्ब क्या हो जाएगा, रिटन, हैज ही रिटन अ लेटर, हैज ही रिटन अ लेटर टू विन द प्राइज, क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये हो जाएगा हमारा क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन अगर मैं ओपन एंडेड की बात करूं तो ओपन एंडेड एक से ज्यादा बनेगा भाई, ओपन एंडेड एक से ज्यादा बनेगा। कैसे बनेगा उसको भी मैं समझाता हूं। पहले देखो ही लिखा है, ही की जगह अगर मैं मान लो राम लिख दूं, राम, तो यहां पे भी तो राम हो जाएगा, राम। हैज राम रिटन अ लेटर, क्या राम लिख चुका है एक लेटर टू विन द प्राइज, जीतने के लिए। तो अब इसका ओपन बनाएंगे तो भाई देखो राम किसका जवाब दे रहा है, सर राम तो जवाब दे रहा है हमारा हु का, तो सेंटेंस हु से भी बन जाएगा। मैं सिंपल सा कह सकता हूं हु हैज रिटन, हु हैज रिटन अ लेटर, हु हैज रिटन अ लेटर, पहला सेंटेंस हमारा ये बन गया, हु हैज रिटन अ लेटर टू विन द प्राइज। ठीक है, दूसरा देखो भाई यहां पे राम हैज रिटन अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, रिटन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जवाब किसका देता है, सर ऑब्जेक्ट जवाब देता है या तो व्हाट का या तो whom का। ऑब्जेक्ट किसका जवाब देता है, या तो व्हाट का या तो whom का, और सब्जेक्ट किसका जवाब देता है, या तो व्हाट का या तो who का। ठीक है, क्योंकि ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है, हु, whom और व्हाट। आई होप आप लोग को याद होगा ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये व्हाट का जवाब दे रहा है, तो दूसरा सेंटेंस भी बन जाएगा व्हाट से। तो मैं पूछ रहा आपसे व्हाट हैज, भाई व्हाट के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, व्हाट हैज रिटन, व्हाट हैज रिटन। अब किसके द्वारा, तो राम के द्वारा, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव हो गया, तो भाई पैसिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाय राम। व्हाट हैज रिटन बाय राम टू विन द प्राइज, टू विन द प्राइज, टू विन द प्राइज, ये हो जाएगा सेंटेंस। क्या मेरी बात समझ में आई, दो इंट्रोगेटिव कैसे बना, अगर मैं यहीं पे मान लो इसको मैं राम रोट कर दिया होता, रोट WROT, और ये पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट टेंस होता है, और यहां पे यस्टरडे भी लिख दूं, तो यस्टरडे किसका जवाब देगा, व्हेन का जवाब देगा। और अगर मैं लिख दूं ब्यूटीफुली, राम ने लिखा है लेटर ब्यूटीफुली, BEAUTIFULLY, ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली किसका जवाब देगा, हाउ का जवाब देगा। तो याद रखना सेंटेंस फिर आप व्हेन से भी शुरू कर सकते हो, सेंटेंस फिर आप हाउ से भी शुरू कर सकते हो, ये दोनों आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। क्या मेरी यहां तक की बात क्लियर है, जल्दी बताइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस
हु से, व्हाट से, व्हेन से, वेयर से। मान लो मैं कहूं, मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, तो भाई वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई गोइंग, मैंने बोला ना आपसे आई एम गोइंग टू कोचिंग, आई एम गोइंग टू कोचिंग, ठीक है। तो भाई टू कोचिंग मेरा किसका जवाब दे रहा है, वेयर का जवाब दे रहा है कि मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, कोचिंग जा रहा हूं। तो मैं सेंटेंस इंट्रोगेटिव कैसे बनाऊंगा सर, मैं बनाऊंगा सबसे पहले लिखूंगा वेयर, वेयर इंट्रोगेटिव वर्ड, वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, तो हमने लगा दिया एम, वेयर एम। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, आई, वेयर एम आई, और फिर मेन वर्ब क्या है, गोइंग, तो वेयर एम आई गोइंग, मैं कहां जा रहा हूं, वेयर एम आई गोइंग। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मेरी बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। श्रेया ने कहा, विशाल ने कहा, सबने कहा, वेरी गुड। चलिए, तो क्या ये सब समझ में आया ना कि इंट्रोगेटिव बनते कैसे हैं, कैसे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स वही आएंगे जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो आपका सेंटेंस होगा उसमें ही दिया होगा कौन कौन सा क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव बनेगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यस सर, क्लियर है, वेरी गुड उन्नति जी। तो चलिए अब हम लोग अगले पे पढ़ते हैं। और तो हमने ये देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज एक लास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कल से कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब देखो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक रूल होता है कि भाई सेंटेंस में विल और शैल आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस में क्या आता है भाई, विल और शैल आता है। और हाँ एक बात और सर, विल और शैल के साथ हमेशा क्या आता है, V1 आता है, याद रखिएगा V1 यानी कि बेस फॉर्म, V1 यानी कि बेस फॉर्म आता है। किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म आता है विल और शैल के बाद। सर विल और शैल की जगह हम लोग कुछ और मोडाल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, नीड, नॉट, डेयर, ये सब आप वर्ब में पढ़ोगे, मोडाल में पढ़ोगे, ठीक है। मोडाल ऑक्सिलरीज वर्ब, ये आप लोग ने पढ़ा है। तो भाई यही आते हैं इसमें, ठीक। तो अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल शैल, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। अब देखो भाई, मैं आपको अभी से पॉइंट लेके चल रहा हूं कि विल और शैल या फिर कोई मोडाल आए तो आपको बताना है वो फ्यूचर। अब ये V1 कहां आता है सर, V1 आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट में V1, इंडेफिनिट का मतलब हो गया V1, तो भाई फ्यूचर हो गया, और V1 आया तो V1 मतलब इंडेफिनिट, तो सेंटेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। नेगेटिव विल शैल के बाद नॉट, फिर V1, क्लोज एंडेड विल शैल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ये और हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ओपन एंडेड, इसमें तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आ जाओ चार्ट पे, तो भाई चार्ट क्या हो जाएगा, देखो सिंपल फ्यूचर, इसी को सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। इसका चार्ट हो जाएगा कि फ्यूचर के किसी एक पॉइंट में, जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट देखा था कि पास्ट में किसी एक पॉइंट पे वह एक्शन हो रहा था, हो चुका था, इसी तरीके से फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पे यह एक्शन होगा, होगा, बात तो समझिएगा, अभी हुआ नहीं है, होगा। तो भाई फ्यूचर के किसी एक पॉइंट पे कोई एक्शन होगा, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या मेरी बात समझ में आई? एग्जांपल देखो भाई, मैंने कहा वी विल बाय अ हाउस नेक्स्ट ईयर, वी विल और बाय, भाई विल कहां लगेगा, शैल कहां लगेगा, उसको मैं फर्दर क्लासेस में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। और ये मोडाल में भी आप पढ़ोगे कि विल कहां लगेगा, शैल कहां लगेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं वी विल बाय अ हाउस नेक्स्ट ईयर, तो भाई अगले साल खरीदेंगे ना, तो भाई अगले साल, तो यही वो पॉइंट है, अगले साल, ये 2021 या 2022 है और 2023 में खरीदना है, तो ये 2023 हमारा फ्यूचर का कोई एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे मैं खरीदूंगा घर, तो इसलिए मैंने बोला वी विल बाय अ हाउस नेक्स्ट ईयर। He shall not come tomorrow, वो शायद कल नहीं आएगा, वो कल नहीं आएगा, शायद कल नहीं आएगा, तो भाई इसीलिए हमने लगाया shall not come। तो भाई यहां पे भी देखो आपको हिंट क्या मिलता हुआ चल रहा है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में कोई एक एक्शन पास्ट के किसी एक टाइम पे हुआ था, तो भाई पास्ट के किसी एक टाइम के लिए हमें हिंट मिला कि पास्ट का टाइम दिया होगा, पास्ट का टाइम दिया होगा, तो भाई पास्ट का टाइम तो दे रहा है ना हमारा पास्ट इंडेफिनिट। उसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फ्यूचर का कोई ना कोई एक टाइम देगा, फ्यूचर का कोई ना कोई एक टाइम देगा, जैसे यहाँ नेक्स्ट ईयर फ्यूचर का टाइम है, टुमारो फ्यूचर का टाइम है, टुमारो फ्यूचर का टाइम है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या यहां तक की बात समझ में आई? फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत आसान है। क्वेश्चंस कहां से बनते हैं वो सब मैं अपना आप लोगों को बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से आते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है सेंटेंस में, इंडेफिनिट वर्सेस कंटीन्यूअस, इंडेफिनिट वर्सेस कंटीन्यूअस का सेंटेंस बनता है, ठीक है। सारा डाउट्स मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। पहले अभी ये बता दो, क्या आप लोगों को इंडेफिनिट सेंटेंस समझ में आया? अब आप लोग ये कमेंट करो।
आज सिर्फ इंडेफिनिट पढ़ा है, हम लोग ने पुराना रिवीजन भी किया था, इसलिए बेसिक से आज मैंने पहले नंबर का क्लास आज का डलवाया है। हाँ, कल से मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस, कल ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद हम लोग अपना कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए आरती जी, थैंक यू आपका, थैंक यू आपका कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो भाई। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर हम लोग को पढ़ा, हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे, एक बार बताओ। आप सपोर्ट कर रहे हो तभी तो आप लोग के लिए थैंक यू, जोर जोर से थैंक यू, बहुत ज्यादा थैंक यू। और हाँ, कल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, देखो क्वेश्चंस भरपूर रखे हुए हैं और सारा आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी रखा हुआ है। पहला जो क्वेश्चन बनता है इंडेफिनिट वर्सेस कंटीन्यूअस टेंस का क्वेश्चन बनता है। आज आपको एक दो क्वेश्चंस भी करा देता हूं, देख लो। चलो, मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश। टीच क्या होता है सर? ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस क्या हुआ भाई? देखो, टेंस पहचानना है, वर्ब पे फोकस करो। वर्ब पे फोकस करोगे टेंस ऑलरेडी पहचान लोगे, ठीक है। एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। चलो, अब दिख रहा है ना आप लोग को? चलो, अब दिख रहा होगा इजिली, ठीक है। चलो, अब इस क्वेश्चन को देखो भाई। मैंने बोला टीच। टीच क्या है? V1। V1 का मतलब हो गया सर, सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो भाई मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, हिंदी के अनुवाद मत करना, ठीक है। लेकिन आप चीजों को समझिएगा, मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश, मैं तो पहले भी पढ़ाता था, आज भी पढ़ाता हूं, आगे भी पढ़ाऊंगा। तो भाई चार्ट क्या प्रिपेयर हुआ? चार्ट प्रिपेयर हुआ सर ये वाला, पहले भी, आज भी और आगे भी। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, यानी कि आई एम टीचिंग इंग्लिश का मतलब क्या है? मैं पढ़ा रहा हूं इंग्लिश। तो भाई ये तो प्रेजेंट में चल रहा है, और प्रेजेंट में चल रहा है तो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने लिखा आई एम टीचिंग इंग्लिश एवरीडे। अब बताओ एवरीडे का मतलब क्या है? मैं पहले भी पढ़ाता था, आज भी पढ़ा रहा हूं और आगे भी पढ़ाऊंगा। तो मेरा चार्ट कुछ ऐसा प्रिपेयर हुआ एवरी डे की वजह से, और एवरी डे की वजह से ये वाला चार्ट मेरा अगर प्रिपेयर हुआ तो भाई क्या यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा? आप बोलोगे सर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। तो आप बोलोगे आई टीच इंग्लिश एवरी डे। आई टीच इंग्लिश एवरी डे, ठीक है। मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। अब यही कल क्वेश्चन है, यही से हम लोग कल का शुरुआत करेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा बाकी का कल का है, कंटिन्यूअस को भी समझना पड़ेगा। आई टीच इंग्लिश एवरीडे, वेरी गुड उन्नति। तो आई होप यहां तक की बात समझ में आई होगी। नहीं आई तो भाई एक बार एक काम करना, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के एक बार फिर से देख लेना, सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी कल मिलते हैं, कल तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और हाँ, कल जरूर आना और सब सारे दोस्तों को लेके आना, ठीक है। चलो भाई, तब तक के लिए बाय बाय। और जो सवाल होगा कल पूछिएगा, कल कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।